तो ये सब लोग बैठ गए, अपना पेन और रजिस्टर निकाल के ऊपर रख लो, बाकी सारी चीजें बेंच के नीचे कर दो। हमारे मंच पे आने तक आपके सारे काम निपट जाना चाहिए, फिर हमें नजर ना आए बस्ता खोल रहे, बस्ता बंद कर रहे, इससे बातें कर रहे, उससे बातें कर रहे। देवी को देवी वो क्या लाई, दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो मैसेज नहीं है क्या? पहले से करेक्ट 8 बजे भेज दिया करो, ताकि स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है ना? चलिए भैया, सभी लोगों के लिए गुड मॉर्निंग, जय हिंद। अब आज हमें बायो आगे बढ़ना है, ठीक है? आगे बढ़े उसके पहले में 2-3 शिकायतें मिली, कुछ बच्चों का कहना है कि हम भूल जाते हैं, आप पढ़ते हो और भूल जाते हैं, ठीक है? ये फितूल मत पालिए अपने दिमाग में, अगर आप भूलने का फितूल पालते हैं तो ही आप भूलेंगे। जरा जवाब दीजिएगा, ठीक है? पहली बार टेबल छोड़ो जरा और खिंच के बैठो। आप कुछ नहीं भूलते हैं, बस आप रिवाइज करिए हमेशा। यहां से जाने के बाद आप घर में रिवाइज करिए। जब अभी 2 दिन आपको नोट्स उपलब्ध नहीं हो पाएंगे कल तक, सो हमने आपके मोबाइल पर आपको पीडीएफ भेज दी है। पीडीएफ आ गई है ना? आप डेली जाकर के जो आप पढ़ के जाते हैं हर दिन उस चीज को, वो पॉइंट रिवाइज करिए कि यहां पर हमने गोला मारा, जैसे कल हमने कबक के बारे में पढ़ा था। अरे क्लियर है? और एक बात याद करिए, रखिएगा, जितना पढ़ने में टाइम लगता है उसका 2% टाइम मात्र रिवाइज करने में लगता है। अगर कोई चीज आपने 3 से 4 दिन में पढ़ी है तो आप बिलीव करिए मात्र 15 मिनट में आप उसे रिवाइज कर सकते। सही है? हमने कल कोशिका पढ़ी थी, सबको याद आ गया? हमने प्रोकैरियोटिक पढ़ी थी, और प्रोकैरियोटिक कैसी थी? यूकैरियोटिक विकसित थी। यहाँ विकसित और अविकसित का मतलब था कि अविकसित में कंप्लीटली पूरे कोशिकांग नहीं थे, जबकि यूकैरियोटिक में पूरे कोशिकांग। अरे क्लियर है? हमने कोशिका के सबसे बाहर लेयर देखी थी, वो थी कोशिका भित्ति। क्या थी? सामान्य तौर पर ये सेल्यूलोज की बनी थी। याद आया? आप एक भी चीज नहीं भूले हैं, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। उसके नीचे थी सेल मेम्ब्रेन, नहीं पढ़ा था? वो बनी थी लिपिड और प्रोटीन की बनी थी। उसके अंदर कोशिका द्रव्य था, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग थे, माइटोकॉन्ड्रिया था, राइबोसोम था, ईआर नहीं था, और लाइसोसोम था। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में शोषण कराया और वहां पर ग्लूकोज से एटीपी बने, कोशिका का पावर हाउस कहा। और इसका अपना खुद का भी क्या था? डीएनए था। नहीं है याद? हमने एक पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट में दो संरचना थी, ग्रेना और स्टोमा। नहीं है याद? ग्रेना में प्रकाशिक क्रिया, स्टोमा में, याद है ना? क्या भूले आप? कुछ नहीं भूले हैं। पाचक रस काय में होते हैं? लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम में होते हैं। अगर लाइसोसोम को कुछ पचाने नहीं मिला तो ये स्वयं को पचा देता है, और जैसी मटेरियल बाहर आता है तो ये कोशिका को पचा देता है। अतः इसे आत्महत्या की नहीं बताया था। हमने एक पढ़ा था गाल्जी का है, नहीं पढ़ा था? और इसका काम था कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण, नहीं पढ़ा था? पढ़ा था? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण कर रहा था। ओके, हम फिर केंद्रक की ओर गए थे। एक केंद्रक कला थी, केंद्रक झिल्ली थी। ये प्रोकैरियोटिक में उतनी विकसित, जबकि यूकैरियोटिक में, अरे क्लियर है? केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम थे। ये क्रोमोसोम डीएनए के बने थे। डीएनए और आरए, उच्च जातियों में खासतौर पर डीएनए था, बाकी में हम जैसी जातियों में आरएनए जो था वो कोशिका द्रव्य में बिखरा पड़ा था। ओके, डीएनए 3 भागों से बना था, नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फेट। नहीं पढ़ा था? नाइट्रोजनी क्षार 2 प्रकार के थे, प्यूरिन और प्राइमेडिन। प्यूरिन 2 प्रकार का था, एडिनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडिन 2 प्रकार का था, साइटोसिन और, अरे क्लियर है? एडिनिन को से थाइमिन से जुड़ रहा था, साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन से। और अगर हम बात करते आरएनए की तो मात्र आपको लास्ट वाला थाइमिन रिप्लेस कर देना था। बताइए क्या भूले आप? कुछ भूले क्या? फिर हमने लिंग सहलग्नता पढ़ी थी, लिंग निर्धारण पढ़ा था। ज्यादातर जातियों में हमने कहा था लिंग निर्धारण अनुवांशिकता है, माता पिता के गुणसूत्र से। कल हमने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था, समसूत्री विभाजन पढ़ा था। सामान्य कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जनन कोशिकाओं में नहीं पढ़ाया था। समसूत्री में 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं, अर्धसूत्री में 1 से, नहीं पता? समसूत्री में जो 2 बनती हैं उन दोनों में गुणसूत्र अपनी माता कोशिका के बराबर होते हैं, लेकिन अर्धसूत्री में आधे आधे होते। नहीं बताया था? अरे बताया था। बताइए क्या नहीं बना? फिर हमने कल इनका वर्गीकरण पढ़ा था, क्लासिफिकेशन। पूरे जीव जगत को पहले हमने मोनेरा कहा था, अगला प्रोटिस्टा कहा था, और अगला कवक कहा था। मोनेरा हमने कहा था एक कोशिकीय है, और एक कोशिकीय होने के साथ साथ प्रोकैरियोटिक है और ज्यादातर बीमारी फैलाते हैं। फिर हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था, हमने कहा था यूकैरियोटिक है, एक कोशिकीय है, प्लाज्मोडियम जैसे जीव क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं। फिर हमने कल कवक पढ़ा था, जड़ें नहीं होती हैं, सॉरी जड़ें ज्यादा विकसित नहीं होती हैं, लेकिन ये चूषण करते हैं, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कई सारे कवक फायदेमंद हैं, कई सारे कवक नुकसानदायक हैं, नहीं बताया था? अरे क्लियर है? और इनमें अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में, ओके, और कवक में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो काय की बनी होती है? काइटिन। जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं दिया। ओके, क्या भूले आप? अब बताइए, जब हमने आपको 5 मिनट में 8:10 हो रहा, 7 मिनट, हमने आपको 7 मिनट में रिवाइज करा दिया, तो आप A to Z रिवाइज करते ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट लगता। लेकिन आप भूले कुछ नहीं, फितूल मत पालिए आप। ओके, चलिए अब आते हैं जहां हम पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे पादप और जंतु, है ना? देखें, हमें ये चीजें बहुत जल्दी फास्ट पढ़ना, छोड़ना कुछ है नहीं है, लेकिन हमारे पास समय ज्यादा नहीं।
ओके, हम कौन सी स्लाइड पढ़ रहे थे? पांचवी स्लाइड है ना? नहीं हुई अभी, पांचवी खत्म हो गई। चलिए, अब यहां देखें, ये हमने यहां पढ़ लिया था। एक मिनट, रिमोट दो नजर। देखिए, हम फिर से एक बात बता दें, याद दिला दें, कल हमने पूरे जीव जगत को 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में? एक हमने कहा था नंबर 2 प्रोटिस्टा, तीसरा कवक था, तीसरा पादप, क्या था? चौथा जंतु था। हालांकि अरस्तु जैसे विद्वान मानते हैं कि मात्र धरती पर 2 जातियां होती हैं, एक पादप, है ना, और वो ये कहते हैं कि जिनमें कोशिका भित्ति है और क्लोरोफिल है। जिनमें कोशिका भित्ति है वो क्या है? पादप है। मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक, इन ज्यादातर इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और क्लोरोफिल। जैसे कवक है, कवक में क्लोरोफिल नहीं है लेकिन कोशिका भित्ति है ना, इसलिए इसे कहाँ रखा जाएगा? ओके, और इसे कल हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमें पादप के बारे में, कैसी उसकी आकार की है, एक एक चीज पढ़ना है। बाद में हम पढ़ेंगे जंतुओं के बारे में। काय के बारे में? अरे क्लियर है? अब जरा खिंच के बैठ जाइए और बढ़िया जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, थोड़ा बेसिक पढ़ लें, आएगा आगे, लेकिन बेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम आपसे कहें, जब हम पादप की बात करते हैं तो एक बात और, जब हम किसी बीज को बोते हैं, ये रहा बीज, ओके, जैसे ही हम जमीन में बीज को बोते हैं तो इसके ऑटोमेटिकली 2 भाग हो जाते हैं, एक जो प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है और एक जो प्रकाश के विरोध में बढ़ता है, गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ता है। और इससे 2 भाग बनते हैं, एक जो नीचे जमीन की ओर आगे बढ़ता है, अरे क्लियर है, और दूसरा भाग जो जमीन के ऊपर यानी सूर्य के प्रकाश की ओर आगे बढ़ता है, अरे क्लियर है। ये कहलाता है मूलांकुर, मूल यानी जड़, और ये कहलाता है प्रांकुर। ओके, अब जब ये पौधा बड़ा होता है तो यहां पर ये पत्तियां बन जाती हैं। क्या बन जाती है? जब ये और बड़ा होता है तो यहां पर बन जाते हैं पुष्प। अरे क्लियर है? और ये बीच का हिस्सा कहलाता है तना। क्या कहलाता है? अरे क्लियर है? अब देखिए, हम पौधों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन हमें पहले पता तो होना चाहिए कि पौधों में होता क्या क्या है। अरे क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहली बात, एक पौधे के खास तौर पर 3 भाग होते हैं, जड़, इसके ऊपर तना और इसके ऊपर पत्ती। अरे क्लियर है? सबसे पहली बात कहलाती है जड़, और ये जड़ का मुख्य काम है जमीन से जल को खींचना और पोषक पदार्थों को खींचना। अरे क्लियर है? पत्तियां हरी होती हैं तो इनका काम है क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट को बनाना। क्या बनाना? अब ये खूब हो गया, ये बच्चों जैसी बातें हो गई, प्रकाश संश्लेषण करना, प्रकाश संश्लेषण करना, क्योंकि हम समझ गए हैं कि एक्चुअली प्रकाश संश्लेषण है क्या? कार्बोहाइड्रेट को बनाना ही क्या है? अरे क्लियर है? तो अब हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन। कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन बनाना किसका काम है? लेकिन भोजन बनाने के लिए पानी चाहिए, खनिज लवण चाहिए, वो कौन खींचेगा? जड़। कौन खींचेगा? और ये जड़ें खींच करके तने के द्वारा भेजेंगी पत्तियों तक, पत्तियां भोजन बनाएंगी,
और अब ये भोजन पूरे पौधे के शरीर में जाएगा। यानी पौधे के शरीर में दो ऊतक, दो टिश्यू ऐसे पाए जाते हैं जो सबसे प्रमुख है। एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। क्या क्या नाम है? आवाज नहीं आ रही है? ओके। जाइलम क्या करता है? जड़ों से जल और खनिज लवणों को खींच करके पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है। क्या है? जाइलम। तो जाइलम का काम उल्टा है, यानी नीचे से। ओके। जाइलम का काम है जड़ से मटेरियल लेना और बाकी पौधों तक, बाकी अंगों तक पहुंचा। ओके। जबकि फ्लोएम का काम है पत्तियों से भोजन लेकर के शरीर के अन्य भागों पहुंचाना। किसका काम है? तो जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। जाइलम मटेरियल पहुंचाता है, ये भोजन, फ्लोएम जो है भोजन को पहुंचाता है। यानी एक अगर विकसित, अच्छा ये पुष्प है, ये जनन अंग है। क्या है? ये पुष्प जो है वो संतान उत्पत्ति में मदद करता है, यानी एक्चुअली बीज बनाने में मदद करता है। और ये पुष्प कोई अलग से नहीं है, ये तना ही जनन अंग में परिवर्तित हो जाता है, सो पुष्प बन जाता है। यानी पुष्प अपने आप में एक तना है। पुष्प अपने आप में एक, ये तना कन्वर्ट हो जाता है जनन अंग में। काय में? तो क्या बन जाता है? पुष्प। और पुष्प में होते हैं दो भाग, नर और मादा। क्या होते हैं? अरे क्लियर है? तो इसके परागण कहीं भी गिर जाते हैं, या तो इसी पर गिर जाते हैं या किसी दूसरे पुष्प पर गिर जाते हैं और बीज का निर्माण होता है। तो हम पुष्प को अलग से नहीं गिनते, हम पुष्प को गिनते हैं तना में। तो एक पौधा यदि विकसित है, कंप्लीट है, तो जड़ होगी, तना होगी, पत्ती। हाँ या ना? जड़ होगी, तना होगी और, हाँ या ना? जड़ है, तना है और ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है। इसको हम तना में ही काउंट करेंगे। अरे क्लियर है? और अगर पौधा विकसित है तो जाइलम भी है और, कोई डाउट है? इसका हम और ज्यादा अध्ययन करेंगे अलग, लेकिन अभी हाल हमें पौधे का वर्गीकरण पढ़ना है। देखें आप, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये हम बता चुके थे। चलिए, पादपों का वर्गीकरण। अब देखें, ये सब फॉर्मेलिटीज अगर हम छोड़ दें तो पादप जगत को दो भागों में बांटा जाता है। एक जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं, एक जिनमें पुष्प, हाँ या ना? इस पृथ्वी पर दो प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, एक जिनमें पुष्प नहीं लगते, उन्हें कहते हैं अपुष्पीय। अपुष्पीय कह लो या क्रिप्टोगेम्स कह लो। और एक होते हैं पुष्प वाले पौधे जिन्हें हम कहते हैं फेनेरोगेम्स। क्लियर है? एक हो गया क्रिप्टोगेम, एक हो गया, अरे क्लियर है? कुल दो प्रकार की जातियां होती है। देखें, अब एक बात हम आगे जब पढ़ाएंगे, जब इनमें पुष्प लग रहे हैं तो एक बात तो तय है कि ये विकसित जातियां हैं, ये कंप्लीट जातियां हैं। लेकिन जिनमें पुष्प नहीं लग रहे हैं, यानी ये कंप्लीट पौधे नहीं हो सकते। हो सकता है इनकी जड़ें विकसित नहीं हो सकता, तना विकसित नहीं हो सकता, पत्तियां विकसित नहीं। अरे क्लियर है? लेकिन ये तो जिनमें पुष्प लग रहे हैं यानी सबसे विकसित पौधा कहलाया। अरे क्लियर है? अब देखे, इनमें भी तीन प्रकार के, अब पहले हम पढ़ रहे अविकसित। अविकसित यानी अपुष्पीय। ओके, सेल उठा के लिया यार इसको, माइक का। देखे, अपुष्पीय में सबसे पहली बात, पहला पौधा होगा जिसके जड़, तना और पत्ती का पता ही नहीं लगा सकते कहां है। जैसे हम आपसे बात करें, आपने शैवाल तालाबों में देखी होगी काई। अगर आप तालाबों की काई को उठा के देखें तो वो एक प्रकार के पौधे तो हैं, लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि आप पता लगाइए जड़ कहां है, तना कहां है, पत्ती कहां है, तो बता पाओगे? तो ऐसा शरीर जिसमें पता ही ना हो, वो तो ऐसे होते हैं। तो ऐसा शरीर जिसमें अंग अलग अलग ना हो उसे कहते थैलस। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? इससे थोड़े विकसित होते हैं, थोड़े से विकसित।
यानी जड़ लगता है अलग है, तना लगता है कि अलग है, लेकिन कई बार जड़ तना पत्ती कई बार अलग अलग दिखता है, कई बार अलग अलग, लेकिन इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते। जाइलम और फ्लोएम भाई इनसे तो विकसित हैं, लेकिन कंप्लीटली विकसित। अरे क्लियर है? पक्का? चलिए, और तीसरे प्रकार के पाए जाएंगे जो जड़ भी है, तना भी है, पत्ती भी है, जाइलम भी है, फ्लोएम भी है, लेकिन पुष्प नहीं है। इनसे विकसित है। ये डिवाइड नहीं है, ये डिवाइड है तो जाइलम फ्लोएम, ये डिवाइड भी है, जाइलम फ्लोएम भी है, लेकिन इनमें पुष्प। अरे क्लियर है? अब इस पर आ गए। अगर इनसे भी विकसित हो जाता, पुष्प आ जाता तो कहां चला जाता? इसमें। अब पुष्प आ गए तो अब पुष्प से बना बीज। क्या बना? तो बीज भी दो प्रकार के होते हैं। एक बीज होता है जो ओपन होता है, उसके ऊपर कोई खोल नहीं होता, हाँ या ना? तो हम कहते हैं अनावृत। आवृत यानी होता है खोल। ऐसे पौधे जिनका बीज खोल के अंदर ढका है उन्हें कहते हैं आवृत बीजी, हाँ या ना? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ने हम बोलते हैं। तो आवृत बीजी और अनावृत, तो जिनमें पुष्प लगते हैं उनके बीज या तो ओपन होंगे या फिर ढके होंगे। ओके, चलिए देखते हैं जरा। आपको ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, ये चीजें आपको ऑलरेडी याद रहेंगी। अब देखें, हम पढ़ते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। भैया विज्ञान की भाषा में वनस्पति को कहते हैं फाइटा। ये कोई नया वर्ड नहीं है, ये कोई नया वर्ड। थैलोफाइटा का मतलब है, थैलोफाइटा का मतलब है थैलस। थैलस ऐसा शरीर कहलाता है जिसके अंग डिवाइड ना हो, सीधा थैले जैसा लगे। अरे क्लियर है? क्या है ये? इसमें जड़ तना पत्ती विकसित, जैसे शैवाल। अरे क्लियर है? इससे विकसित कौन है? आवाज नहीं आ रही है? लेकिन इसमें जाइलम फ्लोएम विकसित। इससे विकसित क्या है? जड़ है, तना है, पत्ती है, जाइलम भी है वो, लेकिन पुष्प। अगर पुष्प होता तो कहां पहुंच जाता? अरे क्लियर है? चलिए, आप लोग सोचते हैं आप किताब, अब देखो जरा, नग्न बीज। नग्न बीजी का मतलब बीज नग्न है, नग्न है माने ऊपर से खोल, देखे आवृत, इसको हम अनावृत बीजी बोल सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। कैलोफाइट, कैलोफाइटा में शैवाल, जीवाणु। अब देखना, शैवाल जैसा आप समझ गए होंगे। शैवाल अभी हमने बताया तालाबों में पाई जाने वाली काई के समान। ओके, इनमें क्लोरोफिल है, कोशिका भित्ति है, लेकिन जड़ तना विकसित। अब जीवाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को हमने पादपों में क्यों पढ़ा? क्योंकि कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल है, जिनमें क्लोरोफिल, और हर बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति तो है ही, सेल वॉल तो है ही। और दो शर्तों पर हम इन्हें काय में रख देते हैं, पादप। काय में? तो थैलोफाइटा के उदाहरण मिल गए। कोई आपसे कहे कि ऐसा बताओ जरा, ऐसा कौन सा जीव है, आप कैसे पादप कह सकते हो कि जड़ तना पत्ती नहीं है? कहना शैवाल देख लो आप, क्लोरोफिल है, कोशिका भित्ति है, तो पादप है, लेकिन जड़ तना पत्ती। बैक्टीरिया देख लो आप, हाँ या ना? बैक्टीरिया, कई सारे बैक्टीरिया, कल हमने पढ़ा था, कई सारे बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक हैं, कई सारे बैक्टीरिया हमारे लिए। आपको याद हो, हमने आपको एक बैक्टीरिया का नाम बताया था, लैक्टोबैसिलस, हाँ या ना? जो दूध से दही बनाता है। फिर हमने कई सारे बैक्टीरिया बताए थे, खासतौर पर राइजोबियम, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कई सारे बैक्टीरिया ऐसे थे जो अमोनीकरण में काम आ रहे थे, कई ऐसे थे जो विनाइट्रीकरण में काम आ रहे थे, और खास तौर पर बैक्टीरिया पदार्थों को सड़ाने का काम करते हैं। और सड़ाने का फायदा यह है कि अगर कोई चीज सड़ जाए तो प्रकृति में उसके सारे एलिमेंट्स वापस चले जाते हैं। ओके,
ये काम किसका है? जीवाणु का है, कवक। अब देखो कवक क्यों? कवक यानी फफूंद। फफूंद भी एक पौधा है। पौधा क्यों? भले इसमें क्लोरोफिल, भले इसमें क्लोरोफिल, लेकिन कोशिका भित्ति है। लेकिन अगर ये पौधा है तो क्या इसकी जड़ दिखती है? क्या तना दिखता है? क्या पत्तियां दिखती है? तो जड़, तना, पत्ती विकसित नहीं है तो ये काय में आएगा? आवाज नहीं आ रही है। तो शैवाल पढ़ लिया, बैक्टीरिया पढ़ लिया, और ओके। देखिए आवृतबीजी, क्या कहा हमने? एंजियोस्पर्म, यानी इनका बीज एक खोल में ढका है। देखो हमने क्या पढ़ा? पहले हमने पढ़ा पादप को दो भागों में, अपुष्पीय और पुष्पीय। अपुष्पीय वाले तीन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ओके। थैलोफाइटा में तीन टाइप पढ़ना है हमें। हमें शैवाल को पढ़ना है, ओके। और हम पढ़ रहे हैं आवृतबीजी। आवृतबीजी में एक बीज पत्री हो। अब बीज देखना, जो ढका बीज है वो दो टाइप का होता है। एक जिसमें एक ही दल होता है, दो दल नहीं होते। देख गेहूं, गेहूं जो होता है वो एक ही दल होता है। चावल देख लो आप, चावल ढका भी रहता है लेकिन दल एक ही है। लेकिन वहीं पर आप चना देखो, चना ढका रहता है लेकिन दो दल हैं। मटर देखो आप, दो दल हैं। दालें देखो आप, आया ना। तो जितनी सारी चीजों के बीज दो दल में होते हैं उन्हें कहते हैं द्विबीजपत्री। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? और ऐसे बीज जो एक ही दल में होते हैं, कंप्लीट होते हैं, उन्हें कहते हैं एक। हाँ या ना? अब देखिए हमारे दिमाग में खाका बिल्कुल तैयार हो गया, आप कुछ नहीं भूले। पादप है, एक पादप वो है जिन्हें पुष्प, एक वो है जिन्हें पुष्प, जिनमें पुष्प नहीं लगते हैं यानी वो अविकसित हैं। यानी या तो थैलोफाइटा है या ब्रायोफाइटा है, ओके, या फिर टेरिडोफाइटा है यानी विकसित हैं। थैलोफाइटा माने जड़ तना विकसित, ब्रायोफाइटा जड़ तना पत्ती हो सकता है लेकिन जाइलम फिलोएम, और टेरिडोफाइटा यानी जड़ तना पत्ती सब विकसित है लेकिन पुष्प, ओके। क्लियर है? अब आगे जिनमें पुष्प लगते हैं तो या तो आवृतबीजी हैं या आवृतबीजी जो हैं वो भी दो प्रकार के हैं, या तो एक बीजपत्री हैं या। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो आप पुष्पीय पौधे, इस वर्ग में पौधों में बीज नहीं बनते, बीज नहीं बनते सेपरेटली, क्योंकि अपुष्पीय पौधा है। अपुष्पीय पौधा अभी हमने पढ़ा था, बीज बनता है पुष्प से। बीज कहां से बनता? और जब इसमें पुष्प ही नहीं है तो बीज नहीं बनेगा कंप्लीटली, जिसे हम बीज कहते हैं वो नहीं बनेगा। देखें इन्हें निम्न समूहों में बांटा गया: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरी, ओके। देखते हैं थैलोफाइटा पादप जो है शरीर, तना, जड़, पत्तियों में विभाजित, मैं बता चुका, कोई नई बात। आगे देखते हैं, बल्कि एक समरूप थैलस के समान दिखाई देता है। इनमें जननांग एक कोशिका से, अब जननांग पुष्प होता है लेकिन पुष्प नहीं है, तथा निषेचन के बाद कोई भ्रूण नहीं बनते, ओके। ये देखो छोटे छोटे, ये थैलोफाइटा है। समझ में आ रही बात? ये देखो काई के समान, देखो किसी भी चीज पर उगाते हैं, ठीक। इस विभाजन पौधे के तीन प्रसमूह होते हैं: शैवाल, कवक, लाइक। अब ये सुनो जरा, ये शैवाल तो आपको पता है, कवक आपको पता, कल पढ़ा था। अब ये बार बार हम नहीं पढ़ाएंगे आपको। शैवाल पढ़ा था कल, कवक कल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? ये लाइकेंस भी पढ़ा था। अगर शैवाल के साथ कवक पाया जाए तो लाइकेंस कहते हैं। ये सहजीविता का उदाहरण है, क्योंकि शैवाल के पास क्लोरोफिल है लेकिन चूसने की शक्ति, कवक के पास चूसने की शक्ति है, अतः यह सहजीवी का उदाहरण है। एक सहजीवी और हमने बताया था, माइकोराइजा, लेकिन वो विकसित जड़ों के साथ होता है।
यहाँ पर हम बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया भी कल पढ़ चुके थे। जो चीज पढ़ चुके हैं भैया उसे हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। आप सोचो कल हमने सहवाल पढ़ी थी, आज हम फिर सहवाल पढ़ाएंगे तो हम नहीं पढ़ाएंगे। ओके, देखिए वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा पेड़ पौधे थैलोफाइटा ही होते हैं। ठीक, इस समूह के पौधों का सुकाय यानी शरीर जो होता है वो थैलस कहलाता है। ठीक है, पौधे जड़, तना, पत्ती आदि विकसित नहीं होते। संवहनूतक नहीं, संवहनूतक यानी जाइलम हो, जाइलम फ्लोएम नहीं है। ओके, जाइलम फ्लोएम नहीं है। देखे आगे अब शैवाल के बारे में कल पढ़ चुके यार, शैवाल के बारे में, लेकिन बहुत सारी शैवालों के बारे में कुछ अच्छे टॉपिक हमने डाले हैं, इसमें देखना जरा। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत भी रखा जाता है इन्हें। अधिकांश शैवालों के लक्षण पौधों से मिलते जुलते हैं, जैसे पर्णावरण की उपस्थिति पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनमें कोई नई चीज? बढ़िया यार, जिंदा हो आप लोग, जवाब देना। अगर हम ये लगेगा कि आप टाल रहे हो तो हम फिर टालने लगे यहाँ। किसके वर्डो बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सारणी के आधार पर हम कह सकते हैं कि शैवाल मोनेरा, प्रोटिस्टा पादप जगत के अंतर्गत आते हैं। पादप जगत के अंतर्गत शैवालों को 3 समूहों में रखा जाता है, लाल शैवाल, नीले शैवाल, नीले लाल हरे शैवाल। छोड़ दीजिए इसको, कोई ज्यादा, देखो जरा, ये लाल शैवाल है, भूरे शैवाल, क्लियर है, हरे शैवाल देखो। ओके, चलिए, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, ये हम कल पढ़ चुके। हाँ या ना? क्योंकि पादप हैं तो इनमें पदार्थों का संचय काय में होगा। कोई नई बात? अरे कोई नई बात है? कोई भी हमसे पूछ ले, मात्र कवक अपवाद है, पादपों में मात्र कवक अपवाद है जो अपना भोजन काय के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। बस, बाकी देखें, स्पाइरोगायरा एक तंतुमय शैवाल है, यानी स्पाइरोगायरा एक शैवाल है। इसमें कुछ शैवालों के नाम आएंगे, ठीक है। शैवालों का आर्थिक महत्व, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। भूरे शैवाल जैसे लेमिनेरिया, फ्यूकस एवं एकलोनिया से आयोडीन प्राप्त होता है। ये नाम याद रखना पड़ेंगे, खास तौर पर लेमिनेरिया, खास तौर पर इससे आयोडीन प्राप्त होता है। इसलिए ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि समुद्री में कौन सी चीज से, कौन से पौधों से आयोडीन प्राप्त होता है, तो इन्हें हम समुद्री घास भी कहते हैं। लेमिनेरिया को हम समुद्री, ये एक प्रकार का शैवाल है जिसमें आयोडीन पाया जाता है। ओके, ये एक बात। एक क्लोरेला नाम आएगा, अगार, अगार, सुन रहे हो? चलिए अब देखें, शैवालों से एलियन ये छोड़िए, आज्वलनशील ये भी छोड़िए, पोटेशियम जिसके, क्लोरेला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लोरेला नामक शैवाल से याद रखिएगा ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। अतः अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो क्लोरेला नामक शैवाल, इसलिए इस शैवाल का नाम भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसका नाम? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? देखिए, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसमें विटामिन तथा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी ये काम में आते हैं। अरे क्लियर है? चलिए ये छोड़ देते हैं, ये आप लोग पढ़ते रहिएगा। आइसक्रीम वगैरह में भी इनका उपयोग होता है। शैवाल के बारे में ज्यादा जानकारियां अपन कल पढ़ चुके थे, ठीक है। चलिए ये आप पढ़ते रहिएगा। सारगेसम, ठीक है, सारगेसम नामक भूरा शैवाल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये चीजें हमने डाल दी हैं। कई शैवाल एक कोशिकीय होते हैं, कई शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं, नहीं बताया था? अरे क्लियर है? हाँ, एक और आपको याद रखना है, कॉलोनी बनाकर यानी समूह बनाकर शैवाल रहती है, उसे कहते हैं बॉल वॉक्स। क्या कहते हैं? तो आज आपने एक लेमिनेरिया पढ़ी, क्या पढ़ी? आवाज नहीं आ रही है? बाकी शैवाल के बारे में कल पढ़ लिया था। क्लोरोफिल, कोशिका भित्ति, स्टार्च के रूप में भोजन का संचय। अरे क्लियर है? सहजीविता लाइकेंस के साथ, नहीं पढ़ा था?
आज हमने 2-3 चीजें और पढ़ ली। क्लोरेला पढ़ लिया, लेमिनेरिया पढ़ लिया, अरे क्लियर है, वॉलवॉक्स पढ़ लिया। चलिए ये हम बाउंस कर देते हैं, समय हमारे पास क्योंकि कम होता है तो इसमें बहुत ज्यादा समुद्री घास वगैरह देखो, फिर वो यहाँ की लेमिनेरिया, आयोडीन। हाँ अब पढ़ना है क्या, ब्रायो। आवाज नहीं आ रही है, फिर वही बात, ब्रायोफाइटा ऐसे तो जड़ तना पत्ती में फाइनली विकसित नहीं, लेकिन यदि कुछ पौधे ऐसे हो भी कि जड़ है, तना है, पत्ती है, लेकिन फाइनली इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है। एक बात तो तय, अरे क्लियर है। अब इसके कुछ आपको रटना पड़ेंगे। देखो जरा, सर्वाधिक सरल छोटे स्थलीय पौधे होते हैं। पादप का शरीर थैलस और पर्णिम अर्थात तना तथा पत्ती सदृश रचनाओं। सदृश माने लगता नहीं कि तनी है, लेकिन लगता है कि ऐसा पत्तियां हैं, परंतु वास्तविक तना एवं पत्ती, देखो हमने कहा ना आपसे कि जरूरी नहीं है कि विकसित हो, कई पौधे ऐसे विकसित हो भी सकते हैं। लेकिन देखिए जरा, क्लियर है, ये पौधे मूलाभास राइजोड़ के द्वारा मिट्टी से जुड़े होते हैं। जड़ पुष्प तथा बीज का अभाव होता है, युग्मोत्पत्ति अवस्था प्रभावी होती है। ये युग्मोत्पत्ति अवस्था हम आपको बताएंगे, निषेचन कैसा पाया जाता है वहां बताएंगे। ब्रायोफाइटा की पादप जगत के उभयचर के रूप में भी जाना जाता है। उभयचर यानी ये ऐसे हैं, कुछ जातियां इनकी कहां पाई जाती हैं, थल में, कुछ जातियां पाई जाती हैं जल में। तो जल और थल दोनों में जातियां पाए जाने के कारण इन्हें उभयचर। ओके, निषेचन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइटा प्रथम स्थलीय जीव है जो शैवाल से थोड़े विकसित हैं। ब्रायोफाइटा में जल तथा लवण के लिए संवहन ऊतक, ये मेन बात हम आपको बता चुके हैं, नहीं बताया है। देखे, संवहन कोशिकाओं के द्वारा दूसरा कोशिका। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत लीवरवर्ट तथा मांस पौधे आते हैं। मांस मिट्टी को बांधे रखते, मृदा अपरदन को रोकते हैं। चलिए अब करते रहिएगा आप, ये बिल्कुल केवल फॉर्मेलिटीज हैं जो लिखी हैं, ठीक है। उभयचर कहते हैं। चलिए टेरिडोफाइटा की विशेषता हम बेसिकली बता चुके हैं, जड़ है, तना है, पत्ती है, लेकिन पुष्प जाइलम भी है, वो ये बता चुके हैं हम, नहीं बताया। ये बेसिक है। टेरिडोफाइटा वर्ग में जड़, तना, पत्ती विभक्त होता है। संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं। देखें, बीज रहे थैलीनुमा पादप, ये सब आप पढ़ते रहिएगा। देखो एजोला, साल्विनिया, ये हालांकि नाम याद करने के नहीं, यहां से नाम याद करने के नहीं, क्योंकि आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आप कॉमन है, आप पढ़ते रहिएगा। बीजाणु, जड़, तना, पत्तियां पाई जाती हैं। सीधी बात, जो मुद्दे की बात है वो टेरिडोफाइटा में ये है कि जड़ है, तना है, पत्ती है, जाइलम है, फ्लोएम है, लेकिन पुष्प, फाइनल बात खत्म, ठीक है। अब ये आप पढ़ते रहिएगा, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए फेनेरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स। फेनेरोगेम्स यानी जिनमें पुष्प हैं, फूल है, फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स जिनमें पुष्प, अरे क्लियर है। अब जिनमें पुष्प नहीं है तो उनमें बीज ही नहीं है, यानी पुष्प नहीं है तो बीज, लेकिन जिनमें पुष्प है उनमें बीज। जब बीज है तो दो प्रकार का है, या तो ढका है या फिर ढका, और अगर ढका है तो या तो एक बीज पत्री है या नहीं। आ रही बात समझ में, रटने का नहीं है, हर चीज आपके दिमाग में बिल्कुल फ्लो में चलना चाहिए। देखे, ऐसा पादप समूह जिसमें पुष्प विकसित होते हैं उन्हें फेनेरोगेम्स कहते हैं। दो समूहों में, अब जब पुष्प है तो बीज होगा। बीज होगा तो या तो अंडर कवर होगा या कवर नहीं होगा। अगर कवर नहीं है तो हम कहेंगे नग्न बीजी है, और नहीं तो कहेंगे आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। ओके, अब देखो अनावृत बीजी में 2-3 पौधों के नाम आपको रटना है जो आपके एग्जाम में आते हैं कि अनावृत बीजियों के, क्योंकि ज्यादातर विश्व में पौधे तो आवृत बीजी होते हैं। अब मूंगफली का पौधा देख लो, आवृत बीजी है। अब मटर को उठा लो, आवृत बीजी है। तो ज्यादातर बीज आपको खोल के अंदर ही मिलेंगे, लेकिन कुछ नाम आपको रटना है। देखें, अनावृत बीजी में समूह पौधे बीज का किसी प्रकार की संरचना ढके हुए नहीं होते, बीज खुला हुआ होता है।
पौधा सदाबहार और काष्ठीय होता है, लंबा होता है। अब सदाबहार काष्ठीय क्या, सीधी बात ये कि पूरा का पूरा पौधा ही है, पुष्प लगे हैं, बस बीज का टाइप अलग अलग है। देखे, ये सब बिल्कुल नॉर्मल चीजें हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है जो इसमें इसमें हमने पढ़ा क्या, चील हो गए, फर हो गए, स्प्रूस हो गए, ठीक है। चलिए इनमें आते हैं। काष्ठीय लंबे पौधे, वायु परागण होता है, मूलांकुर परांकुर के साथ, सब छोड़ दीजिए। अनावृत बीजी आ गए, कई बार आ गए। अब देखो अनावृत बीजी, तारपीन का दिल, अभी अनावृत बीजी ही पढ़ रहे थे अपन। देखो अनावृत बीजी में साइकस, ये इंपॉर्टेंट, ये पौधा सबसे ज्यादा पूछा जाता है, साइकस। तो साइकस का नाम याद रखिएगा, ये अनावृत बीजी पौधा है। कौन सा है, जिससे साबूदाना, मंड यानी स्टार्च, ये कहलाता है स्टार्च। क्या कहलाता है, तो इसमें जो जमा स्टार्च होता है उससे साबूदाना बनाया जाता है। अगर कहीं परीक्षा में आ जाए साबूदाना क्या है, तो एक प्रकार का स्टार्च है। अरे क्लियर है। और ये कैसे बनाया जाता, बस ये पौधा आपको रटना था। यहां से ज्यादातर देखें जरा, सागोपाम, ये ज्यादा आपको नहीं रटना है, बस यहां से अब सीधा कहीं पे आ गए, जिम्नोस्पर्म। कहीं पे आ गए, ओके। जिम्नोस्पर्म में हमें बेसिक चीज, सीधी बात, बीज ढका है, हाँ या ना। देखो आरोही है, मरोदभेद है, सब चीजें पढ़ने के बाद देखो ऊंचाई बहुत है। साइकस, सॉरी साइकस और पाइनस, साइकस पाइनस हम कहा पढ़े थे हमने, अनावृत बीजी में। कहां पढ़े थे, ये पढ़ते रहिएगा। इनमें सबसे बड़ी बात क्या है, जीवाश्म। हेडिंग गलत होगी, साइकस और पाइनस, साइकस और पाइनस, ठीक है। चलिए साबूदाना, सागोपाम, वहां पर हेडिंग गलत होगी। अब देखें, अब आगे अपन कहा, आवृत, कहां गए, तो आवृत बीजी में अब हमें वो बीज पढ़ना है जो आवृत के अंदर है, और यहां पर ज्यादातर जातियां ऐसी हैं। देखें बीज आते हैं, जड़, तना, पत्ती है, विकसित है, जड़ है, तना है, पत्ती है, पुष्प है। पुष्प के अंदर क्या बनेगा, बीज बनेगा। बीज चारों ओर से ढका होगा, ढका होगा तो अब दो प्रकार के बीज होंगे, एक बीज पत्री और एक, अरे क्लियर है। चलिए ये सब हम आपको पुष्प के बारे, जो हम निषेचन पढ़ाएंगे तब वहां पुष्प के बारे में पढ़ाएंगे, इसलिए मैंने कहा कि फॉर्मेलिटी सभी आप पढ़ लीजिएगा। भ्रूण कोष के बारे में बताएंगे, बीजांड के बारे में बताएंगे, अंडाशय के बारे में बताएंगे, पराग कोष के बारे में बताएंगे, ओके। उमंग के बारे में बताएंगे, जायंग के बारे में बताएंगे, ओके। लेकिन अभी यहां पर ये चीजें मात्र फॉर्मेलिटीज हैं अभी, क्योंकि हम निषेचन नहीं पढ़ रहे, हम पुष्प नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे पेड़ों का टाइप, ओके। देखें इनकी स्लाइड हम कम करवा देंगे अगली बार से। आधार पर एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, एक बीजपत्री हैं और द्विबीजपत्री हैं। देखिए एक बीजपत्री हम द्विबीजपत्री पौधों में अंतर, अब जरूर ध्यान देना जरा। एक बीजपत्री पौधे में बीज पत्रों की संख्या एक, जबकि द्विबीजपत्री में दो, ठीक है। चलो एक बीजपत्री में पुष्प प्राय और उमंग प्राय 3 जोड़ी में होते हैं, ये हम जनन के समय समझाएंगे, छोड़िए ये ज्यादा। 32 गुणसूत्र, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री सम्मान घेरे होते हैं। ये यार ज्यादा स्लाइड बन गई है, ये उससे आ गया नोट से। चलिए वहां पर इतने ज्यादा नाम आपको जनरल साइंस में नहीं रटने। एक बात और, ज्यादा नाम मत रटिएगा आप, अरे क्लियर है। मुद्दे की बात यह है, हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है वो सीधा सीधा पुष्पीय पौधों का था, और आप यहाँ अपुष्पीय पढ़े थे। यहाँ अपुष्पीय में हमने 3 प्रकार के पढ़े थे। जो अपुष्पीय थे उसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और थैलोफाइटा में हमने 3 चीजें पढ़ी हैं, शैवाल, जीवाणु और कवक, ओके। फिर हमने कहा कि इनमें ना तो जड़ है, तना, पत्ती नहीं है। तीसरी बात यह है कि यहाँ पर जाइलम फिलोएम भी, ओके। फिर हम ब्रायोफाइटा पर आए तो कुछ जड़, तना, पत्ती हो सकता था, है, लेकिन खासतौर पर जाइलम फिलोएम। टेरिडोफाइटा में जड़, तना, पत्ती है, जाइलम फिलोएम है, लेकिन पुष्प
इस तरफ आए तो पुष्प हैं, पुष्प। अब देखना, इस तरफ बालों में बीज नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि जब पुष्प ही नहीं है तो बीज, अरे क्लियर है? यहां पर बीज बनेंगे, या तो बीज खोल में होंगे या बीज खोल में नहीं हो। तो आवृत्त बीजी हो, अगर आवृत्त बीजी है, कवर है, तो एक बीज पत्री होगा। या अभी हमने चर्चा इसलिए छोड़ के रखी है, आपको एक बीज पत्री और द्वि बीज पत्रियों में आएगा कि मूसला जड़ है या अपस्थानिक जड़, है ना। पत्तियां रूपांतरित हैं या डायरेक्ट पत्तियां हैं। लेकिन हम यहां इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हमें आपका सब्जेक्ट बोरिंग नहीं बनाना है। जहां जो बात आ रही, अगर बात यहां आई केवल क्लासिफिकेशन की, तो मात्र बंटवारा होना चाहिए। जब बात आएगी जड़ की, तो हम वहां मूसला जड़ की बात करेंगे, हम वहां पर हर तरीके की जड़ की बात करेंगे। अगर जब पत्तियों की बात आएगी तो हम पत्तियों के बारे में बात करेंगे। ऐसे में आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आप बोरिंग महसूस नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं। अब हमने जितने प्रकार की वनस्पतियां पढ़ी, सबसे पहली बात तो हमने वनस्पतियों क्लासिफिकेशन पढ़ा, लेकिन अब हम अलग अलग प्रकार की वनस्पतियों के नाम रख लेते हैं। जैसे खारे पानी में पाई जाने वाली वनस्पति का नाम अलग, स्वच्छ जल में पाई जाने वाली वनस्पति का नाम अलग, मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति का नाम अलग, चट्टानों पर पाई जाने वाली वनस्पति का नाम। अरे क्लियर है? देखे, इनके नाम हम पढ़ते हैं तो याद रखिएगा। सबसे पहले आता है हाइड्रोफाइटा, फाइट नहीं, टाइप गलत हो गया, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। फाइटा, हाइड्रोफाइटा। हाइड्रो का मतलब ही होता है जल। एक बात हो, यह क्या लिखा? हाइड्रो। सुनो जरा, दो शब्द होते हैं, हाइड्रो और हाइग्रो। हाइग्रो माने ज्यादा पानी, हाइग्रो यानी, और हाइड्रो यानी पानी ही पानी। केवल पानी का मतलब होता है हाइड्रो, केवल पानी का मतलब क्या होता? अरे क्लियर है? यानी मान के चले हम सिंघाड़ा की बात करें, तो सिंघाड़ा केवल पानी में होता है, उसे मिट्टी की आवश्यकता, तो हम कहेंगे वो हाइड्रोफाइटा है। क्या है वो? आवाज नहीं आ रही है? लेकिन ऐसे पौधे जो दलदल में उगते हैं, अब दलदल यानी कीचड़, कीचड़ यानी ज्यादा पानी, कीचड़ यानी क्या मिलेंगे? तो हाइग्रो यानी ज्यादा पानी, हाइड्रो यानी पानी ही पानी। ठीक है, तो हमने कहा हाइड्रोफाइटा यानी जल में प्लवित पौधे, यानी जल में तैरने वाले पौधे। ठीक है, हमने कहा जेरोफाइटा, जेरो मतलब जीरो, जहां पानी जीरो है, पानी है ही नहीं, मरुस्थलीय वनस्पति को कहा जाता है जेरोफाइटा। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति। तो जेरो से याद रखना जीरो। अब देखें ट्रोपो। एक बात, ट्रोपो का मतलब होता है जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो, उसे कहते हैं ट्रोपोस्फियर क्षेत्र। है ना? गर्मी भरा क्षेत्र कहते हैं। तो ट्रोपोफाइटा कहलाएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले पौधे। क्या कहलाएंगे? बीमार हो आप लोग? बीमार हो आप लोग? तो हमने कहा उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाले पौधे, तो आप कहेंगे हाइड्रो यानी जलीय पौधे, हाइग्रो यानी दलदलीय पौधे, जेरोफाइटा यानी मरुस्थलीय पौधे, ट्रोपोफाइटा यानी उष्ण कटिबंधीय यानी गर्मी के क्षेत्र वाले पौधे। आगे देखते हैं। हमने कहा हेलो। अब हेलो होता है नमक, हेलोजन, नमक। अरे क्लियर है? नमकीन मतलब अशुद्ध जल, यानी खारा जल। खारे जल में पाए जाने वाली वनस्पति को कहते हैं हेलोफाइटा। क्या कहते हैं? देखो ये आ गया हाइग्रो, आ गया। अरे बोलो यार, आ गया है? देखो हाइग्रो नहीं आ गया? आ गया है। परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है,
अब देखे यहां पर क्रायोफाइटा। ओके, एक और आएगा से लिथो। लिथो का मतलब होता है चट्टान। एक्चुअली लियो नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। देखिए ये लिथोफाइटा है। क्या है? लिथ का मतलब होता है चट्टान। लिथ का मतलब, तो लिथोफाइटा यानी चट्टान पर उगने वाली वनस्पति। ये पेपर में 1 नंबर की आती है भैया। तो हमने देखो जरा, हमने पढ़ा जेरोफाइटा, मरुस्थलीय पौधे। मरुस्थलीय पौधों को हमने जेरोफाइटा कहा। हाइड्रोफाइटा कहा हमने, हमें आवाज नहीं आ रही है। जलीय पौधों को हमने हाइड्रोफाइटा कहा। हाइग्रोफाइटा हमने कहा दलदलीय पौधों को कहा। लिथोफाइटा हमने चट्टानी पौधों को कहा। ट्रोपोफाइटा क्या कहो? हमने कहा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को। अरे क्लियर है? और बताएं। हेलोफाइटा नमकीन, खारा पानी। और ये क्या लिखा? मीजोफाइट शीतोष्ण यानी ठंडे क्षेत्रों में, गर्मी और ठंड दोनों से मिले हुए क्षेत्रों में। सही है। तो यहां पर हमने ये वर्गीकरण पढ़ लिया, पादपों का वर्गीकरण पढ़ लिया। अब पादपों में अब हमें पढ़ना है एक पौधे में कितने भाग पाए जाते हैं, ये एक्चुअली हमें पढ़ना है। ठीक है, 2 मिनट में चाय पी करके आ रहे हैं, फिर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। कल हम गणित का अगला लेसन चालू करेंगे, एवरेज। सुन रहे हो? इसलिए कल आप बिल्कुल गणित का मूड बना के आइएगा और कम से कम हम 100 सवाल करेंगे। ओके, देखें आप यहां पर अब बात आती, थोड़ा सा बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि हम पहले आपको कहानी क्लियर कर देंगे ताकि आगे जब बात आए तो आप ये ना कहें कि सर ये हमें पता नहीं था। देखें, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि हमने बीज बोया, अगर ये बीज हमने बोया तो इसके 2 भाग हो गए, एक ऊपर की ओर बढ़ने लगा और एक ऊपर की ओर बढ़ने लगा और एक ऊपर की ओर हमारा पौधा बढ़ा। तो ये पौधा बढ़ता गया और धीरे धीरे करके ये तना, पत्ती और पुष्प, तना, पत्ती और, हालांकि पुष्प एक प्रकार का रूपांतरित तना, इसलिए हम मात्र कहते हैं जड़, तना और पत्ती, हम पुष्प का नाम नहीं लेते। अरे क्लियर है? अब पहले आते हैं हम जड़ों पर। कहां आते हैं? अब देखिए, पौधे में जड़ों को एक काम सौंपा गया है। जड़ों को एक काम क्या सौंपा गया है कि आप जमीन से खनिज पदार्थों को एब्जॉर्ब करेंगे, चूसेंगे और शरीर को, सॉरी, जाइलम को दे देंगे, तो जाइलम कहां ले जाएगा? ऊपर। अरे क्लियर है? अब देखिए, यहां पर जड़ों का काम है, पहला काम है जमीन से पोषक तत्वों को खींचना,
और दूसरा काम है पौधे को स्थिरता प्रदान करना और मजबूती से जमीन को पकड़े रखना। सही है? ये उसका दूसरा काम है। अब देखिए, आपने जैसे हम यहां पर देखे कि हमने यहां पर ये जड़ देखी, जड़ में छोटे छोटे से रूम निकले रहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, अगर हम इसे थोड़ा सा यहां देख लें तो जब भी किसी पौधे की आप जड़ देखेंगे तो ये रही जड़ मूल। कोई मक्खी बैठी है क्या यार? ये देखें जड़, और इससे जो साइड में शाखाएं निकलती हैं वो कहलाती हैं द्वितीयक जड़ें। ये मुख्य जड़ है, ये बाजू में जो शाखाएं निकलती हैं वो द्वितीयक। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस जड़ को काम दिया गया था, दिक्कत कर रहा है यार आज, पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है इससे। देवी उसको प्रोग्राम बदल गया, देखो चेंज करो, जल्दी करो, रीस्टार्ट कर दो। चलिए 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, देखें जरा, जब तक हम कहानी क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहली बात यह है, हम जड़ के बारे में बात कर रहे हैं। जड़ का मुख्य काम है पोषण करना, चूषण करना। पोषण करना नहीं, क्या काम करना है? चूषण। और जमीन में पौधे को स्थिर बनाए रखना। लेकिन कई पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जड़ें होती तो हैं लेकिन वो काम उतना अच्छा नहीं कर पाती और पौधा अस्थिर हो जाता है, यानी उसके स्थिर होने के चांस कम हो जाते हैं। तो शरीर के अन्य भागों से कुछ ऐसे अंग निकलते हैं जो जड़ों का काम करने लगते हैं। एक्चुअली वो जड़ नहीं होते, लेकिन वो जड़ों को काम करने लगते हैं, चूषण करने लगते हैं, पौधे को स्थिर बनाए रखते हैं, पौधे का भार उठा लेते हैं। इन्हें कहते हैं अपस्थानिक जड़ें। क्या कहते हैं? अब देखिए, 2 बातों में अंतर आ गया। जड़ का काम था, जब बीज बन रहा था तो मूलांकुर से जो बना वो जड़ थी। लेकिन जब पौधे को लगा कि नहीं, हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो शरीर के अन्य भागों से कुछ अंग निकले, जैसे बरगद। बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, तो बरगद के पेड़ में आपने देखी होंगी कि उसकी डालियां नीचे आ जाती हैं, ये डालियां नीचे जमीन में दोबारा चली जाती हैं और ये भी चूषण करने लगती हैं और साथ में उस बरगद के पेड़ का भार उठा लेती हैं। हाँ या ना? तो यहां पर ये कहलाती हैं अपस्थानिक जड़ें। क्या कहलाती हैं? अरे क्लियर है? तो मूल जड़ों के अलावा यदि किसी और अंग से जड़ विकसित होती है तो उसे अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अरे क्लियर है? कई बार जड़ें अपना मूल काम छोड़ करके और एडिशनल काम भी करने लगती हैं। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि पौधे में जो अतिरिक्त भोजन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टार्च के रूप में जमा होता है। ज्यादातर भोजन को स्टोर करना काम है फलों का। जैसे आम का पेड़ है तो आम के पेड़ में जो भोजन स्टोर होगा वो आम के अंदर होगा। कोई भी फलदार जो वृक्ष होते हैं उनमें ज्यादातर भोजन कहां स्टोर होता है? फलों में होता है। लेकिन कई बार ऐसे पादप होते हैं कि जो अपना भोजन इनके अलावा, फल के अलावा, कई बार पत्तियों में, कई बार तनों में, कई बार जड़ों में, ओके, जड़ों में जमा कर लेते हैं। जैसे गाजर। क्या कहा? अरे क्लियर है? ये गाजर में स्टोर कर लेते हैं। तो कई बार जड़ें अपना एडिशनल काम और बढ़ा लेती हैं, यानी चूषण तो करती ही हैं। चूषण तो करती ही हैं। अच्छा, हम पौधों को क्यों खाते हैं? हम पौधों को खाते हैं एक्चुअली उनका स्टार्च खाने के लिए, उनके विटामिन खाने के लिए, उनका कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए। आए ना? अब हम पता लगाते हैं कि आखिर इस पौधे के किस अंग में भोजन जमा है। अगर फल में जमा है तो हम फल खाते हैं, तना में जमा है तो हम तना खाते हैं। अरे क्लियर है? जैसे हम गन्ना खाते हैं तो गन्ने में
जो पोषक तत्व है वो कहाँ तना में हम तना खाते हैं। आम खाने निकले तो हम क्या तना खाएंगे, जड़ खाएंगे, क्या खाएंगे, फल खाएंगे। तो लेकिन अगर हम गाजर के पेड़ के पास जाएं तो हम पत्तियां नहीं खाएंगे, हम क्या खाएंगे, जड़। क्यों खाएंगे, क्योंकि उस पौधे ने अपना भोजन कहां जमा कर रखा है। अरे क्लियर है, सॉरी। जैसे मूली, हम मूली में भी जड़ खाते हैं। क्यों जड़ खाते हैं, क्योंकि मूली ने भी अपना पोषक पदार्थ कहां जमा कर रखा है। ओके, तो एक प्रश्न आपके परीक्षा में आता है, किसी पौधे का खाने योग्य पदार्थ या खाने योग्य अंग। तो अलग अलग पौधे, किसी का पुष्प खाया जाता है, किसी का फल खाया जाता है, किसी की पत्तियां खाई जाती हैं। ओके, अब देखे, ये हो गई जड़ की बात। दूसरी बात, पत्तियों का मुख्य काम है, पत्तियों का मुख्य काम है प्रकाश संश्लेषण करना और पौधों को सांस लेना। अब सांस लेना हम अपने लिए कहते हैं, पौधों के लिए सांस लेना नहीं कहते। यहां कहते हैं वायु का आदान प्रदान करना। क्या करना, जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो पत्तियों द्वारा ली जाएगी और पत्तियों द्वारा ही छोड़ी। पक्का, ये काम किसका है, पत्तियों। क्लियर है। और एक काम और पत्तियों का है कि अगर पौधे में अतिरिक्त जल हो गया है तो ये एक्स्ट्रा पानी पत्तियों के ऊपर आ जाता है और ये उड़ जाता है। यानी एक बात और तय है कि पत्तियां जितनी बड़ी होंगी उतना ज्यादा पानी का नुकसान होगा। लेकिन जहां पानी ज्यादा है, जैसे केला, केले के पेड़ ज्यादातर वहां होते हैं जहां पानी ज्यादा, तो पत्तियां बहुत बड़ी होती हैं। क्यों, क्योंकि पानी के नुकसान की चिंता नहीं है। अरे क्लियर है। लेकिन अगर यही पौधा मरुस्थल में होता, कहां होता, तो अब दिक्कत ये हो जाती कि अगर ये पौधा मरुस्थल में होता तो वैसे ही तो पानी मिल नहीं रहा, और अगर पत्तियां चौड़ी हो गई उड़ जाएगा। अरे क्लियर है। तो यहां पर फिर पत्तियां एडिशनल काम कर लेती हैं, यानी अपना काम तो करती ही है, साथ में अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं। पत्तियां छोटी से छोटी, छोटी से छोटी होती जाती हैं, और कई बार जब ज्यादा पानी की कमी आती है तो पत्तियां बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं, यानी दूसरे रूप में हम कहें तो कांटा बन जाती हैं। क्या बन जाती है, तो जो पौधे में पाए जाने वाले जो कांटे हैं वो एक्चुअली पत्तियां हैं। क्या है वो, अरे क्लियर है। और अब जब पत्तियां क्या बन जाएंगी, कांटा, तो अब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगी, तो अब तना किसका काम करने लगेगा, पत्तियों का। एक बात और, ठीक। अब बात आती है कि किसी पौधे में प्रकाश संश्लेषण कौन कौन करेगा। जब तक जो चीज हरी है वो प्रकाश संश्लेषण करेगी। जैसे नए पौधे में पूरा तना हरा होता है तो तना भी प्रकाश संश्लेषण करेगा, पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण। अरे क्लियर है। और अगर आप किसी पुष्प को देखोगे तो उसका नीचे का डंठल हरा होता है तो वो भी प्रकाश संश्लेषण करेगा। ओके। लेकिन जैसे हम आम का वृक्ष देखें तो आम के वृक्ष में तना हरा नहीं होता, तना हरा, तो अब ये प्रकाश संश्लेषण, अब ये केवल पदार्थों का ट्रांसफर करेगा। ओके, चलिए, तो अब सीधा सीधा हम आते हैं। तो आपको क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया? चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। पादप आकार की में यह पौधों का आरोही, एक्चुअली अवरोही भाग, जड़ के बारे में हेडिंग नहीं डल पाई, जड़ लिखना था। ओके, जो मूलांकुर से विकसित होता है, अभी बताया था हमने, बीच के दो भाग, बीच के कितने भाग, अरे क्लियर है। हम एक्चुअली सबसे पहले पढ़ रहे हैं जड़ के बारे में, काय के बारे में, अरे क्लियर है। हम जड़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये मूलांकुर से विकसित होता है, इसका कार्य जमीन से जल व खनिज लवण अवशोषित करना। कोई नई बात, ठीक है।
ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है, मूसलाधार तथा अपस्थानिक जड़ें। नहीं बताई हमने? नहीं बताई है? अरे भैया, जब बीज बन रहा था इससे जो जड़ बनी वो कहलाई मूसलाधार, लेकिन जब पौधा बन गया वो कहीं और से जड़ें निकल आई, वो जड़ों का काम करने लगी, वो कहलाई अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ें ज्यादातर एक बीज पत्री में पाई जाती हैं, जैसे मक्का, मक्के का बीज आप देखिएगा एक बीज पत्री होता है, और जब आप मक्के के पौधे को देखेंगे तो उसकी आइट साइड में थोड़े से आपको रोम दिखाई देंगे, वो उसकी अपस्थानिक जड़ें। देखिए, मूसला जड़ बीज या मूलांकुर से विकसित होता है, यह मुख्यतः द्विबीजपत्री पौधों में पाया जाता है। देखो जरा, मूसला जड़ काय में? अरे क्लियर है? अनेक आवृत बीजियों में मूसला जड़ लगभग सब में पाई जाती है, लेकिन अपस्थानिक जड़ें देखें मूलांकुर से न निकल करके शरीर के अन्य भाग से निकलती हैं, कहीं पुष्प से, कहीं कलिका से, कहीं तने से। ओके, और ज्यादातर ये एक बीज पत्री पौधों में पाई जाती। नहीं बताया हमने? अरे बताया है, जैसे मक्का, गेहूं, धान, हल्दी। ठीक है, ये एक बीज पत्री पौधों में ज्यादातर पाई जाती है। देखें, तना, तना क्या करेगा? आकार प्रदान करेगा, इसमें जाइलम और फ्लोएम होंगे। अगर तना हरा है तो तब तक प्रकाश संश्लेषण करेगा, अदरवाइज बाद में प्रकाश संश्लेषण नहीं। देखे, यह प्रकाश की ओर वृद्धि करने वाला यह प्रांकुर से विकसित होता है। पौधे का आरोही, आरोही यानी ऊपर जाने वाला भाग है। अरे क्लियर है? ये निश्चित पर्व संधियां तथा पर्व होते हैं। अब ये क्या कहलाते हैं? ये अंग्रेजी में कहलाते हैं नोड और इंटरनोड। क्या कहलाते हैं? नोड और इंटरनोड क्या कहलाते हैं? ये मुख्य तनाव होता है, यहां पर पाए जाते हैं नोड और इंटरनोड। यहां से जहां से नई शाखाओं का जन्म होता है, जहां से नई शाखाओं का जन्म होता है, इन्हें कहते हैं नोड और इंटरनोड। अरे क्लियर है? यानी पर्व और पर्व संधियां। क्लियर है? आपने तना देखा होगा ना, फिर एक इधर निकल गया, फिर एक इधर निकल गया। सही है? देखें, ये देखिए, अब फिर से ये जड़ है, ये तना है, ये पत्ती है, ये देखो जरा बीज बन रहे, पुष्प से बीज बनेंगे, ये देखो फूल, जहां फूल रहेगा उसके निषेचन से ही बीज बनेगा। देखें, अविकसित लघु रूप को कलिका कहते हैं। देखो जरा, कलिका क्या है? कलिका एक्चुअली है अविकसित पुष्प। अविकसित पुष्प को हम कहते हैं कलिका, लेकिन पुष्प क्या है? एक तना। पुष्प क्या है? एक। तो हम अविकसित तने को भी कलिका कहते हैं। ठीक, तनों में तीन प्रकार का रूपांतर होता है, भूमिगत, अर्धवायु। सुनो, सीधी बात, आप स्पेशल साइंस नहीं पढ़ रहे हो तो ये देखो, रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है अपना मुख्य काम छोड़ करके अदर काम करना। जैसे अभी हमने पढ़ा था जड़ का रूपांतरण, अभी हमने पढ़ा था कि जड़ का काम है अवशोषण करना, लेकिन गाजर और मूली ने अपना काम छोड़कर एक नया काम कर लिया। क्या नया काम कर लिया? नया काम कर लिया भोजन को स्टोर करना। ये हो गया जड़ का रूपांतरण। क्या हो गया? हमें आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? यहां क्या पढ़ रहे हैं? तना। अब देखना जरा, आलू के पौधे में, अब देखना तने का बेसिक काम क्या है? तने का बेसिक काम है ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट करना। अरे क्लियर है? लेकिन आलू हो गया, अदरक हो गया, ठीक है, प्याज हो गया, ये ऐसे तने हैं जिन्होंने अपने अंदर मटेरियल को स्टोर कर। अब एक प्रश्न और आता है कि सर, आलू जमीन के अंदर पाया जाता है, ये तना कैसे हो गया? अदरक जमीन के अंदर पाया जाता है, ये तना कैसे हो गया? अदरक जमीन के अंदर है, प्याज जमीन के अंदर है, आलू जमीन के अंदर है। फिर मजबूरी में हम रट लेते हैं कि ये तना है। अब मजबूरी है, नहीं पता तो रट लिया। तो सबसे पहली बात तो तने की दो विशेषताएं हैं, एक ट्रांसफर करना, एक ट्रांसफर करना यानी जाइलम और फ्लोएम का होना, और दूसरी विशेषता है नोड और इंटरनोड का होना,
यानी तने में अभी मैंने बताया था ना कि नोड गांठें, बुंदेलखंडी में कहें गांठें, गांठें पाई जाती है जहां से शाखाएं निकलती। तो तने की कितनी विशेषताएं? 2। कौन कौन? या तो उसमें जाइलम और फ्लोएम होगा, और दूसरी विशेषता है नोड और। अब आलू निकाल के देखो तो आलू में, अब आलू भोजन को संचय किया तो मोटा हो गया, क्योंकि उसने अपना मुख्य काम छोड़ करके दूसरा भी कर लिया। लेकिन आलू में आपने देखे हो, यदि आप थोड़े से उसे गीले में रख दो तो अपन कहते बुंदेलखंडी में आलू पीक गए। एक्चुअली क्या होता है, उनके नोड और इंटर नोड निकल आए हैं और वहां से एक नई शाखा बनने लगी। तो नोड और इंटर नोड है माने आलू क्या है? तना। आलू क्या है? अदरक देखो आप, अदरक में जहां चाहे से अदरक, एक नया अदरक निकल आता, फिर एक नया अदरक निकल आता, फिर एक नया अदरक निकल आता है, यानी नोड है वो। यही नोड और इंटर नोड के कारण प्याज भी क्या है? तना। प्याज भी क्या है? तो आलू तना है, अदरक तना है। अरे क्लियर है? अभी आगे बताएंगे हम आपको, ठीक है? क्या देखिए, एक बात और, 2 तरीके से तैयारियां होती हैं। एक, सीधा आप पढ़ते जाएं, तो इससे क्या होता है, टीचर कहता है कि हमने कोर्स करा दिया, स्टूडेंट कहता कोर्स हो गया, लेकिन एग्जाम फाइट करना बिल्कुल अलग बात। जैसे गाड़ी सीखना एक अलग बात है और रेस जीतना एक अलग बात। सामान्य तौर पर जो हम गाड़ी सीखते हैं, हम रेसिंग में भाग नहीं ले सकते, नहीं तो मुंह टूट जाएगा। लेकिन रेसिंग अगर सीखना है तो ऐसे ही सब्जेक्ट पढ़ना, कहानी पढ़ना एक अलग मैटर है, और किसी एग्जाम को निकालना एक अलग। कोर्स खत्म होने से कभी एग्जाम फाइट नहीं हुआ करते, सुन रहे हो? वहां चर्चाएं आना चाहिए कि आखिर यहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा। हम तना पढ़ तो रहे हैं कि आखिर तना तो हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, दूसरी तीसरी से बता दिया था टीचर ने कि तना होता है। पत्तियां तो नर्सरी वाले बच्चे जानते हैं कि पत्तियां होती हैं। तो आखिर हम एसआई का एग्जाम दे रहे, कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे, तो यहां से आखिर क्वेश्चन कौन से आने हैं? ओके, देखे, भूमिगत रूपांतरण, तने का भूमिगत। अब तना जमीन के अंदर बदल गया, रूपांतरण हो गया। देखते हैं, अदरक, हल्दी, ओके। अर्धवायु भी आधा ऊपर है आधा नीचे। देखो जरा, दूब तना है, जलकुंभी, जलकुंभी भी एक प्रकार का क्या है? तना। लेकिन इनने अपने काम क्या कर लिए? चेंज। तो अगर कभी कोई दूब पूछे तो दूब का पौधा क्या है? तना है एक्चुअली। अरे क्लियर है? देखते हैं, अब आते हैं कि तना कितने प्रकार का हम कुल देखते हैं। आपको ये रटना नहीं कि कौन सा कंद है कौन सा प्रकंद है, नहीं, यहां से क्वेश्चन नहीं आना है। आना यहां से है कि कौन कौन सी चीजें हम यूज करते हैं और वो तने के अंतर्गत आती हैं। जैसे यहां देखें आप, अभी अपन ने नाम लिया था अदरक, हल्दी, क्लियर है? हमने एक नाम लिया था आलू, हमने एक नाम लिया था प्याज, और एक और, हाँ ना? यानी इतनी चीजें तने के अंतर्गत आएंगी। नहीं आ रही बात? सुन, आ रही है? कौन कौन? आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, ये क्या है? हल्दी भी क्या है? हम इसका तना खाते हैं। क्या खाते हैं? ओके। गाजर और मूली क्या है? ठीक, देखिए, अर्धवायु की देखो जरा, दूब, घास, ये छोड़िए, जलकुंभी देखो, चलिए पत्ती, ये तने की पर्व संधियों से बाजू की ओर देखो, ये तना है, ये तना है, या नोड है, यहां से पत्ती निकल आई। हमने वही कहा ना कि जहां से पत्तियां निकलती है उसे नोड और इंटर, यह तो कोई नई शाखा निकला है, यह पत्तियां निकल है, ये क्या कहलाते? नोड और। ओके, देखें, पत्तियों का रंग हरा होता है, ओके। पर्णहनन के द्वारा फिर वही बात, पूरी कहानी फॉर्मल, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। अरे क्लियर है? चलिए, पत्तियों के निचले भाग को पत्राधार, ये सब छोड़िए, डंठल, व्रंत, ये कोई आपकी ज्यादा
इंपॉर्टेंट नहीं है। पत्तियों के रूपांतरण मुद्दे के लिए ये बात सुनिए कि पत्तियों के रूपांतरण क्या कहलाते हैं। जब पत्तियां अपना मुख्य कार्य छोड़ करके, या मुख्य कार्य तो करती हैं, साथ में जैसे भोजन का संचय करना, अरे क्लियर है, वो काम भी करने लगती। जैसे हमने कहा कांटे, अपन ने नागफनी का पौधा देखा, तो नागफनी में पत्तियों ने क्या बना लिया, कांटे। ये हो गया रूपांतरण। क्या हो गया, एक्चुअली उनने ऐसा क्यों किया, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए उनने अपना आकार छोटे से छोटा कर लिया, पतले से पतला हो गया, और जब पतले से पतला हो गया तो वो बन गया कांटा। ठीक, अब आ गए पुष्प। क्या आ गए, अब पहली बात तो ये है कि पुष्प जो है वो एक प्रकार का रूपांतरित तना, रूपांतरित, और ये पौधे का जनन अंग है। ये पौधे का, चलिए, ये पौधे का जनन अंग है। इसमें बाह्यदल पुंज, दल पुंज, उमंग, चलिए अभी हम बताते हैं ये क्या है। देखिए, बाह्यदल पुंज, दल पुंज पुष्प के सहायक अंग है। ठीक, अंडाशय, वर्तिकाग्र। ठीक, देखिए पुष्प हम देखते हैं, अब याद रखिएगा जरा, ठीक है। ये देखिए, ये मान के चलते हैं कोई भी एक पुष्प है, ठीक है, ये पुष्प है। तो आपने एक बात देखी होगी, इसके नीचे का डंठल, इसके नीचे का डंठल जो होता है वो एक्चुअली हरा होता है, नहीं होता है। और ये पुष्प जो होता है, उस पुष्प को कवर करने के लिए छोटी छोटी पत्तियां यहां नीचे लगी होती है, ये डंठल होता है। अब ये पुष्प की बात करें तो इस पुष्प में भी ये कई तरह का होता है, कोई लाल होता है, कोई हरा होता है, कोई पीला होता है, कोई नीला होता है, अलग अलग होता है। अरे क्लियर है, इनके अंदर आपने देखे हो तो यहां पर बीच में ऐसी ऐसी डंडियां टाइप, परागण टाइप, किसी में छोटे छोटे, किसी में बड़े बड़े, लेकिन यहां पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे डंडे होते होते एक्चुअली ये बीज बनाते हैं। ये दोनों एक ही पुष्प में दोनों चीजें होती हैं, नर भाग भी होते हैं और मादा भाग, नर भाग भी होते हैं और अरे क्लियर है, नर भाग को कहते हैं पुंकेसर, क्या कहते हैं, और मादा भाग को कहते हैं स्त्री। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान। सबसे पहली बात, ये कहलाते हैं दल, क्या कहलाते हैं, जो रंगीन होते हैं, कोमल होते हैं, ये कहलाते हैं दल। अरे क्लियर है, क्या कहलाते हैं, ओके, ये दल कहलाते हैं, और ये कहलाते हैं बाह्यदल, बाहर के दल। तो अब पूरे पुष्प में यदि हम देखें तो चार भाग हमें मिल गए, एक बाह्यदल, एक दल, एक स्त्री केसर, और एक, हाँ या ना, अरे क्लियर है। एक बात और याद रखिए, पुरुष वाले भाग को हम कहते हैं पुमंग, क्या कहते हैं, और स्त्री वाले भाग को कहते हैं जायांग, क्या कहते हैं, जायांग के अंतर्गत आता है अंडाशय, बीजांड आता है, अरे क्लियर है, ओवरी कहते हैं, क्लियर। तो ये हो गया मादा भाग, ये हो गया पुरुष भाग यानी नर भाग। तो नर भाग को कहते हैं पुमंग, मादा भाग को कहते हैं जल। अब इनके काम देख लेते हैं जरा क्या क्या है। जो सबसे बाहर का भाग है ये हरा है,
तो पहली बात तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा। क्या करेगा? अरे क्लियर है? नंबर 2, ये काम करता है पुष्प को एक ठोस आधार प्रदान करना। एक आधार। अरे क्लियर है? अब देखें, अब बताना है हमें इसके काम। क्या के काम? दल के काम बताना। लेकिन दल के काम बताने के पहले हमें एक चीज आपको बताना है जो कहलाती है परागण। क्या कहलाती है? देखिए, चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, जो संतान बनती है उसकी प्रोसेस बिल्कुल निषेचन क्लियर होता है कि नर भाग जाकर के मादा भाग से युग्मक से मिलता है, तब जाकर के बनती है संतान। यदि हम पौधों की बात करें तो यहां पर हम कहते हैं बनता है बीज। क्या बनता है? अरे क्लियर है? अब ज्यादातर पौधों में नर भी उसी पुष्प पर है और मादा भी। अब हमने नर भाग को कहा क्या? पुंकेसर। उमंग का पुंकेसर। अरे क्लियर है? और अगर पुंकेसर कहां पहुंच जाए? स्त्री केसर पर। कहां पर पहुंच जाए? तो पुंकेसर का मिलन स्त्री केसर से हो जाएगा और फाइनली बन जाएगा बीज। क्लियर है? लेकिन ये प्रोसेस अगर स्वयं के पौधे पर गिरा तो निश्चित बिल्कुल सुरक्षित संतान बनेगी। लेकिन अगर पौधा बीमार हुआ तो बीमारी संतान बनेगी। कोई नया पौधा नहीं बनेगा, कोई नई जाति नहीं बनेगी। लेकिन अगर ये पुंकेसर हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, या कोई कीड़ा आया फूल पर बैठा, उसके पैरों में चिपक गए और जाकर के वही कीड़ा दूसरे पौधे पर बैठा और वहां जाकर के फिर गिर गए, तो इसका नर भाग दूसरे के मादा भाग पर पहुंच गया। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो अब जो बीज बनेगा वो नए प्रकार का बनेगा। क्या नहीं बनेगा? तो नर भाग का मादा भाग से मिलना, पौधों में पुंकेसर का स्त्री केसर से मिलना कहलाता है परागण। क्या कहलाता है? हमें आवाज नहीं आ रही है? परागण कहलाता है जब स्वयं का नर भाग स्वयं के मादा भाग पर गिर जाता है, तो इसे कहते हैं स्वपरागण। ओके? लेकिन जब एक पौधे का नर भाग किसी दूसरे पौधे के मादा भाग तक पहुंचता है तो इसे कहते हैं परपरागण। परपरागण में हमें हवा की आवश्यकता पड़ती है या पानी की या कीड़ों की। हाँ या ना? अरे क्लियर है? बस यही काम करने के लिए दलपुंज होते हैं। ये जो दलपुंज होते हैं वो कीड़ों को आकर्षित करते हैं। देखिए, हवा के द्वारा संभावना कम होती है, क्योंकि हवा उड़ा तो ले गई, पता चला मिट्टी में पटक दिया तो बीज नहीं बनेगा, क्योंकि हवा का कोई रुख थोड़ी है कि किसी फूले के ऊपर जाए। पानी से संभावना कम है, पानी बहाकर तो ले गया, जरूरी थोड़ी कि किसी पुष्प के ऊपर जाके छोड़ देगा। लेकिन हाँ, कीड़े ऐसे हैं कि अगर पुष्प पर आए हैं तो पुष्प पर जाकर बैठेंगे। सही है? तो अब क्या होता है कि ये जो पुष्प के ये जो कलियां होती हैं जिन्हें हम दल कहते हैं, ये दल का काम है कीटों को आकर्षित करना। कीटों को तो ये एक्चुअली कीड़ों को आकर्षित करने का काम करते हैं अपनी सुंदरता के कारण। तो कीड़े इनको देख करके आते हैं, यहां बैठते हैं, परागकोश को चिपकाते हैं, दूसरे पुष्प पर जाते हैं, वहां छोड़ देते हैं। तो इसका बाहर वाले का काम, बाहदल का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण करना। बाहर वाले का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण और मजबूती प्रदान करना। दल का काम क्या है? कीटों को। अरे क्लियर है? और स्त्री केसर, और ये तो आप समझ ही गए हो। अरे क्लियर है? अब देखते हैं इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं।
पौधे का जनन अंग होता है। इसमें बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायंग। ठीक है, पुमंग का भाग है पुंकेसर, जायंग का भाग है स्त्री केसर। ओके, जिन पुष्पों में चारों प्रकार के चक्र होते हैं उन्हें पूर्ण पुष्प कहते हैं, कंप्लीट पुष्प कहते हैं। ओके, देखते हैं। जायंग पुष्प का मादा भाग है। जायंग, इसमें अंडाशय, वर्तिकाग्र, आया ना, अंडाशय, ओवरी, आया ना। पौधे का यह सर्वाधिक आकर्षक भाग है जो जनन अंग के रूप में कार्य कर फल एवं बीज का निर्माण करता है। तो फल एवं बीज का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, यानी एक्चुअली जायांग में। कहा? जायांग जो है, ध्यान रखना, स्त्री भाग कहलाता है जायांग, पुरुष भाग कहलाता है पुमंग। ओके, अब जायांग में क्या क्या आएंगे? अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ओके, जब कहीं से पुंकेसर आते हैं तो इसी जायांग पर गिरते हैं और अब यहां से बीज का निर्माण। तो बीज का निर्माण हमेशा जायांग पर होता है। कहां पर होता है? अरे क्लियर है? देखें, यह एक रूपांतरित प्रो है। देखो, जायांग मादा जननांग है, जननांग के रूप में कार्य एवं बीज का निर्माण करता है। यह एक रूपांतरित प्रो, विभिन्न अवयव जिस भाग पर लगे रहते हैं उसे पुष्पासन, पूरा का पूरा पुष्प कहलाता है पुष्पासन। ठीक, विभिन्न भाग। बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज माने एलेक्स, अंग्रेजी में कह लें तो एलेक्स। ओके, दल पुंज को कहते हैं कोरोला। पहला आवर्त होता है, बाहर का आवर्त होता है, हरा होता है। कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करना, यानी जब बिल्कुल पुष्प बंद होता है तो उस समय उसकी रक्षा करना। बंद होता है ना चारों तरफ से, ये हरा भाग पूरा बंद करे रहता है। तो धीरे धीरे जब ये खिलता है तो बाद में जाकर के इस प्रकाश संश्लेषण करना। दल पुंज पर आ गए। दूसरा आवर्त होता है, दलों से बना होता है, परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। उमंग पर आ गए। तीसरा आवर्त होता है, नर चक्र होता है, पुंकेसर कहते हैं। हाँ या ना? ऐसे पुमंग को हम एंड्रोसियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे क्लियर है? देखे, तीन भाग होते हैं, तंतु, परागकोश, कनेक्टिव, ये सब छोड़िए, ज्यादा डिटेल में नहीं आता। जनन के कण बनते हैं, संचित किए जाते हैं। जायांग, जायांग भाग होता है चौथा, अंदर का भाग होता है, अंडाशय है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र, और इसी पर आकर के पुंकेसर गिरना है और यहीं पर बीज का निर्माण। देखें, प्रत्येक अंडक के तीन भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। ठीक है, और यहीं पर बीजाणुओं का निर्माण होना है। परागण, फिर वही बात, परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परागण, यानी पुमंग का, सॉरी, पुंकेसर का स्त्री केसर तक पहुंचना। ओके, तो दो प्रकार का होगा। परागकोश परागण के हिसाब से देखिए जरा, परागकोश कहलाते हैं, यहाँ परागण बनते हैं। छोड़िए, परागण दो प्रकार का, स्वपरागण और परागण। ठीक है, स्वपरागण जब परागकोश से परागण उसी फूल तक पहुंचते हैं, ठीक है, स्वपरागण कहते हैं। ठीक, पर परागण जब परागकोश के परागण दूसरे फूल तक पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं पर परागण। ठीक है, ठीक, तो ये आप लोग पढ़ते रहिएगा। अब आ गया फल। क्या आ गया? अभी हमारे पास आधा घंटा है और हमें इसमें से पढ़ना है कि कौन से पुष्प का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, अब फल का जो निर्माण होता है, हमने आपको बताया परागण के बाद निषेचन होगा। निषेचन के बाद जो संतान उत्पत्ति होती है वो एक्चुअली है फल। ओके, और फल के अंदर बने होते हैं बीज। फल के अंदर क्या बने होते हैं? अरे क्लियर है? चलिए फल का और देख लेते हैं। परिपक्व अंडाशय से निषेचन के उपरांत फल बनता है, अनिषेक फल। अनिषेक फल देखिए जरा, जिन फलों का विकास बिना निषेचन के होता है अनिषेक फल कहलाते हैं। वे अंगूर, केला इत्यादि। याद रखिएगा, निषेचन के द्वारा जो फल बनता है, यानी परागकोश के दोनों के मिलने से जो फल बनता है कंप्लीटली, उसे कहते हैं निषेक फल। अरे क्लियर है? यानी एक्चुअली वास्तविक फल कहते हैं। और अवास्तविक फल वो होता है जहां निषेचन नहीं हुआ और फल बन गया, जैसे कहा गया क्या, अंगूर, केला। ओके,
चलिए, फल की एक भित्ति होती है, इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फल शुष्क एवं मांसाल होता है। मांसाल फलों में फल भित्ति 3 प्रभागों में बगी होती है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केवल हमने डाल दिया काय के लिए। कई बार क्या होता है कि स्पेशल साइंस आना होती है और वहां पर बहुत डीप आ जाता है, सो ये उसके लिए सत्य फल। इन फलों का विकास अंडा से। अब देखो, सत्य फल और असत्य फल। फिर मैंने कहा अंडाशय से फल तभी बनता है जब परागकोश अंडाशय पर पहुंचते हैं, यानी एक्चुअली निषेचन होता है, यहां से पुमंग आता है या पुंकेसर आता है, अंडाशय पर गिरता है, फिर जाकर बीज बनता है और बीज के चारों ओर बनता है फल। सो हम उसे कहते हैं सत्य फल। क्या कहते हैं? और असत्य फल वो होता है कि एक्चुअली वो ओवरी से निर्माण नहीं होता, अंडाशय से। हमें लगता तो है कि हम खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो इस प्रोसेस से नहीं बनता। ओके, देखें, सत्य फल, इन फलों का विकास अंडाशय से होता है, जैसे आम हो गया, नारियल हो गया, केला हो गया। लेकिन असत्य फल क्या कहलाते हैं? इन फलों का विकास अंडाशय को छोड़कर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया। एक्चुअली ये है पुष्पासन। सेब क्या है? पुष्पासन। नाशपाती क्या है? पुष्पासन। अरे क्लियर है? याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि हम सेब का कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं। नाशपाती का कौन सा भाग खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं। ओके, कई सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं सर इतना आप फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, हमारे पास मात्र 2 महीने हैं, हम कोई चीज आपकी बाउंस नहीं करा रहे हैं, हमें कंटिन्यू ऐसा ही पढ़ना होगा, तब जाकर के देखिए। अगर ये 2 महीने निकल गए, आपका एग्जाम निकल गया, तो आपके पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि अगले 4 सालों में हो सकता है कि एग्जाम आ रहा नहीं आ रहा, क्या हो रहा। बोर हो गए आप लोग? बोर हो गए आप लोग? चलिए, अब देखें, यहां से एक क्वेश्चन आता ही है। क्लियर है? चलिए, अभी 2 मिनट के लिए आप रिलैक्स हो लीजिए। 2 मिनट के बाद हम यहां से पढ़ेंगे पुष्प का कौन सा भाग, सॉरी पौधे का कौन सा भाग हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों देवी? और भैया जितनी चीजें हमने बताई हैं यहां से रिवाइज कर लीजिएगा। ये यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और यहां से क्वेश्चन आते ही हैं। अरे क्लियर है? देखें, ये देखें,
जैसे गेहूं और मक्का, गेहूं और मक्का का हम खाते हैं भ्रूण पोष। क्या खाते हैं? ये रटना पड़ेगा भैया, क्योंकि आप स्पेशल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम ज्यादा आपको समझा भी नहीं सकते, नहीं तो पता चला इसका अपना समझाने का तरीका बिल्कुल एक बहुत डीप चला जाएगा। देखें, आम का खाते हैं फल भित्ति। अब देखिए फल भित्ति क्या कहलाती है? देखो आम के अंदर बीज होता है, हम बीज को एक्चुअली छोड़ देते हैं और बीज के चारों तरफ का हिस्सा हम खाते हैं, तो चारों तरफ का हिस्सा कहलाता है भित्ति। क्या कहलाता है? अरे क्लियर है? तो आम जैसे फलों में हम क्या खाते हैं? फल भी। ओके, सेब और नाशपाती का भी मैंने क्या कहा था? क्या खाते हैं? ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रश्न है कि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? आवाज नहीं आ रही है? ओके, गेहूं और मक्का का भूण पोष खाते हैं। गेहूं अपने आप में भूण पोष है, मक्का भूण पोष है। सेब का खाते हैं पुष्पासन, नाशपाती का पुष्पासन, आम का खाते हैं फल भित्ति। ओके, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बीमार हो आप लोग? देखे, अमरूद बीज अंडासन। क्या खाते हैं? सिंघाड़ा का खाते हैं बीज पत्र, एक्चुअली बीज ही खाते हैं। अरे क्लियर है? हम बीज पत्र खाते हैं काय का? अरे क्लियर है? काजू में पुष्पवृंत एवं बीज पत्र। क्लियर है? याद रखिएगा, सिंघाड़े इनमें ज्यादातर आपको याद रहेगा। जैसे अमरूद, अमरूद हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहते हैं बीजांडासन। ठीक है, सेब का क्या कहते हैं? पुष्पासन। नाशपाती का, गेहूं का, मक्का का, आम का। चलिए आगे देखते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। देखें आप, सहतूत का परिदल पुंज, छोड़िए, कटहल का परिदल पुंज, अनार का खाते हैं बीज का बाहरी आवरण। ठीक है, केला का मध्य एवं अंतः भित्ति। फिर वही बात, केला के बीज होते हैं बीच में, और चारों तरफ का मांसाल भाग हम खा जाते हैं, तो ये हो गया कौन सा? मध्य और आंतरिक भित्ति। टमाटर की खाते हैं फल भित्ति एवं बीजांडासन, क्योंकि उसको हम पूरा खा जाते हैं, कोई भाग उसका छोड़ते। अरे क्लियर है? तो फल भित्ति यानी चारों तरफ का भाग तो हम खाते ही हैं, साथ में हम उसके बीजों को भी खा जाते हैं, यानी बीजांडासन। अरे क्लियर है? आता है बेर, बाह्य एवं मध्य, एक्चुअली फल भित्ति। आम में भी हमने क्या किया था? उसकी गुठली छोड़ दी, फल भित्ति खा गए। बेर भी ऐसे ही बिल्कुल, अंदर की गुठली आपने छोड़ दी है, चारों तरफ का हिस्सा आप खा गए, यानी फल भित्ति खा गए हैं। पपीता क्या खाया? अरे क्लियर है? मुद्दे की बात कहे तो फल भित्ति, बीज छोड़ दिए, फल भित्ति। अब देखो, इसकी मध्य फल भित्ति क्यों कहा हमने? मध्य फल भित्ति इसलिए कहा क्योंकि आम को देखा जाए तो आम में हम नॉर्मली तौर पर यदि स्वाद ना देखें तो हम छिलके सहित खा जाते हैं। देखना आप जरा इस चीज को थोड़ा सा देखें कि मध्य फल भित्ति बार बार क्यों आ रहा। ये बीज है, ये आम है, हम इसको पूरा खा जाते हैं, सो हमने कहा भित्ति खा गए हम। पपीता में क्या करते हैं? ये बीज है अंदर, यहां पर ये मटेरियल है जो हम खाते हैं, और इसके ऊपर से जो भाग आता है इसे हम छील कर देते हैं अलग, एक्चुअली ये खाते हैं। सो ये हो गई मध्य फल भित्ति। क्या हो गई? तो जब हम बाहर की भित्ति अलग कर देते हैं तो कहते हैं मध्य भित्ति खाते हैं, और अगर उस समेत खा जाते हैं तो हम कहते हैं भित्ति खा गए। अरे क्लियर है? अब केला, केला में हमने ऊपर का कवर अलग कर दिया, सो हमने कहा मध्य फल भित्ति। क्या कहा? रटना नहीं है, अगर हम साबुत उसके छिलके सहित खा जाते, ठीक है, तो हम क्या कहते? फल भित्ति। क्या कहते? तो क्या आपको याद रहेगा? यहां से क्वेश्चन आएगा। नारियल का खाते भ्रूण पोष, नारियल का क्या खाते? सबसे जो नारियल पड़ा, गेहूं पड़ा, मक्का पड़ा, ये भ्रूण पोष। जोर से बोलो यार।
काय में, नारियल में, मक्का में, गेहूं में। एक बार फिर से रिवाइज करो। नारियल में क्या खायो? सेब में और नाशपाती में ओके पुष्पासन नहीं खाया। अरे क्लियर है? अमरूद में क्या खाया? बीजांडासन। टमाटर में क्या खाया? भित्ति और बीजांडासन नहीं खाया। पपीता में क्या खाया? क्या? मध्य फल भित्ति ओके नहीं खाया है। अरे क्लियर है? जो चीजें डेली इस्तेमाल करते हैं, जैसे बेर है, बेर में मध्य फल भित्ति ओके। चलिए ज्यादातर अब ये मध्य हटा भी दें तो पूरी की पूरी भित्ति खा जाते हैं अपन। ठीक, और देख लेते हैं जो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं उन चीजों का आता है। जैसे लीची एरल भाग खाते हैं, चना का हम बीज अंदर का बीज खाते हैं, मूंगफली का भून खाते हैं। क्या खाते हैं? अरे क्लियर है? मूंगफली का भ्रूण खाते हैं। देखो एक और बढ़ गया भ्रूण। मक्का हो गया, चना हो गया, सॉरी मक्का हो गया, चना हो गया, गेहूं हो गया और नारियल हो गया, इनका भ्रूण खाते हैं। अरे क्लियर है? नाशपाती सेब का पुष्पासन खाते हैं, टमाटर का भित्ति खा जाते हैं और बीजांडासन, अमरूद का बीजांडासन। अरे क्लियर है? देखे, अच्छा अमरूद का भित्ति भी खाते हैं। बीजांडासन अंदर का कहलाता है, बाहर का कहलाता है भित्ति ओके। तो अमरूद में भी हम भित्ति भी खाते हैं और बीजांडासन ओके। चलिए अंगूर फल भित्ति, फिर देखो अंगूर के बीज अंदर हैं, बाहर जो है वो भित्ति है, वो खा देते हैं। इमली मध्य फल भित्ति। अब मध्य फल भित्ति क्यों? इमली की ऊपर वाली चीज अलग, अंदर के बीज अलग, तो कहा मध्य फल भित्ति। तरबूज फल भित्ति, फल भित्ति तरबूज में भी मध्य फल भित्ति, ऊपर का कवर अलग, अंदर के बीज अलग, फिर भित्ति खा दे। ठीक है? तो रटना तो नहीं पड़ेगा। एक बार रिवाइज करा दें, एक बार रिवाइज करा दे। चलिए हमने पहले पढ़ा था गेहूं मक्का, गेहूं पढ़ा, मक्का पढ़ा, चना पढ़ा और क्या पढ़ो? नारियल पढ़ा नहीं पढ़ा। इनमें क्या खाते? भ्रूण ओके। हमने आम पढ़ा, पपीता पढ़ा, हाँ या ना? अमरूद में ही फल भित्ति खाते। हाँ अमरूद की ये बात अलग है कि भित्ति भी खा जाते और बीजांडासन भी। ऐसे टमाटर में भित्ति भी खा जाते और बीजांडासन भी ओके। केला में मध्य फल भित्ति, पपीता में मध्य फल भित्ति ओके। ईमानदारी बताइए, रटने का है क्या? रटने का नहीं है ओके। और एक बात, अगर रटोगे तो एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। कोई नया फल आ गया, वो पता चला नया नाम ले दिया, तो अपन को ये पता तो होना चाहिए हम ये खाते हैं, कैसे खाते हैं ये तो पता होना चाहिए। चलिए तो ये अब आप करते रहिएगा, ठीक है? ओके। हमारा कल का टारगेट रहेगा पोषण। इसमें एक चीज छूट रही है, कोई नोट्स लिए यहाँ पे? ठीक है, बाकी चीजें हम कल करेंगे। इसके आगे क्लियर है? और कल हम नया चैप्टर चालू करेंगे, गणित में औसत चालू करेंगे। कल लगभग 60 से 70 सवाल हम औसत के करेंगे। टारगेट हमारा 100 का रहेगा
एक बात और, अभी आपके नोट्स नहीं मिल पाएंगे कल तक, तो हम आपको आपके मोबाइल पर नोट्स की पीडीएफ भेज दे रहे हैं। सो अभी हाल आप मोबाइल से रिवीजन कर लीजिए, कल आपको हम नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। मैं आपसे एक बार फिर निवेदन कर रहा हूं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप किसी भी फोटोकॉपी की दुकान पर नोट्स को नहीं छोड़ेंगे। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, चूंकि एक क्लास का मटेरियल है, बड़ी मेहनत से यहां बनाया जाता है और इसका टैक्स भी हम लोग भरते हैं। आप किसी एक फोटोकॉपी की दुकान पर ले जाकर छोड़ देते हो, वो फोटोकॉपी वाला फोटोकॉपी करके बेचने लगता है, उससे हम लोगों को घाटा लगता है, जबकि हम अपने स्टूडेंट को मात्र फोटोकॉपी के चार्ज पर वो मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। वो हमारा पर्सनल मटेरियल है, ना कि मार्केट का मटेरियल। इसलिए आप 2-4 रुपए बचाने के चक्कर में अगर हमें शिकायत मिली कि आपने फोटोकॉपी की दुकान पर वो नोट छोड़ा है और फोटोकॉपी वाला बेच रहा है, हम बार बार बता रहे हैं, हम आप पर भी केस करेंगे, फोटोकॉपी वाले पर भी करेंगे और पूरा घाटा ला देंगे उसके ऊपर। तो इसलिए प्लीज आप ये हरकत नहीं करिएगा, ठीक, निकल जाइए।